अच्छा, आज का जो मेन टॉपिक है ना वो आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइंस है। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइंस के अंदर 3 डिजाइंस किए थे कवर। क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट डिजाइन। उन तीनों की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। उनमें जो मेन चीज आप लोगों ने करनी है ना वो ये है कि उस डिजाइन का मकसद क्या होता है, वो कैसे प्रोसीड करता है, और सेकेंड थिंग इज कि उनका एनालिसिस कैसे रन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके जो तीनों सीज से स्टार्ट कर रहे हैं ना हमने। क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट और केस कंट्रोल, ये तीनों ऑब्जर्वेशनल डिजाइन है। मतलब उसमें रिसर्चर कुछ नहीं खुद करता, एज एन इंटरवेंशन वो नहीं देता। जो चीज जैसे हो रही होती है उसी के बारे में वो डेटा कलेक्ट करता है। जो आज हम लोगों ने करना है वो स्टडी डिजाइन का नाम है एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंडर। आपने पहले भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि इसमें रिसर्चर अपनी इंटरवेंशन खुद देता है और वो कंट्रोल करता है कि किसको इंटरवेंशन देनी है किसको नहीं देनी। एज एन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हमने डेलिबरेटली इन लोगों को इंटरवेंशन दी थी और इन लोगों को नहीं दी थी, इसका मतलब है जो भी आउटकम्स पे इफेक्ट आ रहा है ना वो हमारी उस इंटरवेंशन की वजह से ही है। ठीक है, उससे पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस का कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ कि क्या होता है। इंसिडेंस जो है ना ये आप लोगों ने शायद नहीं देखी। प्रेवलेंस स्टडीज हम लोगों ने कहा था क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को, और हम लोगों ने कहा कि प्रेवलेंस स्टडी होती है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। प्रेवलेंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम मालूम कर सकते हैं लोगों की सर्वे करके। प्रेवलेंस का मतलब होता है कि करंटली कितने लोग सफर कर रहे हैं उस डिजीज से। करंट केसेस जितने भी हों उस डिजीज के, उनको हम प्रेवलेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं, बेशक वो आज डायग्नोज हुए हों या पहले से डायग्नोज हुए हों। ओल्ड एंड न्यू सब केसेस, अगर हम एक पॉइंट की प्रेवलेंस देखना चाह रहे हैं, यानी कि आज कोविड के कितने केसेस हैं, तो जितने भी केसेस होंगे बेशक वो आज डायग्नोज हुए हों या 10 दिन पहले डायग्नोज हुए हों, अभी भी उनका नेगेटिव ना आया हो रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट, तो उसको हम प्रेवलेंस के अंदर लेके आए। इसको निकालने का तरीका जैसे प्रेवलेंस रेट है, उसको निकालने का तरीका ये होगा कि तमाम वो लोग जो पुराने भी बीमार प्री एग्जिस्टिंग केसेस थे डिजीज के और जो न्यू केसेस हैं डिजीज के, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। रेट है तो इसके नीचे जो डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर आएगा ना वो एक ओवरऑल पॉपुलेशन होती है जिसका पार्ट वाले हिस्से में आता है, ऐसे ही है ना। और इसके साथ हम कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 के साथ कोई भी जितने भी हम जीरोस लगाना चाहें लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पॉपुलेशन की मतलब कितना बड़ी पॉपुलेशन है। ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी तो हम ज़्यादा जीरोस 1000 कह सकते हैं, 10,000 कह सकते हैं, और हम ये कहेंगे द प्रेवलेंस रेट ऑफ कोविड इज दिस दिस दिस। ठीक है, इतने 16 आउट ऑफ 1000 पीपल, या अगर ज़्यादा रेट्स हों तो हम ये कह सकते हैं कि 100 है, 100 एवरी 100% इज गेटिंग इल विद दिस डिजीज आउट ऑफ 1000 पीपल ना। जो इंसिडेंस होता है ना उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि नए केसेस कितने आ रहे हैं उस डिजीज के, इसमें प्री एग्जिस्टिंग केसेस को इंक्लूड ही करते हैं। इंसिडेंस का मतलब है जैसे कोविड की आपकी रोज खबर आती है कि आज जो है वो 3% इसकी इंसिडेंस हो गई। 3% का मतलब होता है कि उस दिन में नए इतने केसेस रिपोर्ट हुए, आउट ऑफ 100 3 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए। इसका भी रेट इसी तरह निकलेगा कि न्यू केसेस कितने आ रहे हैं और उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल टारगेट या ससेप्टेबल पॉपुलेशन से, और ये कहेंगे कि 1000 से या 100 से या परसेंटेज की फॉर्म में या पर 1000 की फॉर्म में हम इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि इंसिडेंस में न्यू केसेस आते हैं सिर्फ, और प्रेवलेंस में पुराने केसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसको आप इस डायग्राम से देखो तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि अगर हमने पानी खोला हुआ इस टैंक के अंदर तो इंसिडेंस जो है वो न्यू केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेवलेंस में वो लोग इंक्लूड हो जाएंगे जो ऑलरेडी बीमार हैं, बेशक वो आज ही अभी ये पानी इसमें ऐड हो रहा है या पहले से है। ठीक है, और प्रेवलेंस में से वो चीज़ें आउट हो जाएंगी जो क्योर हो जाएं, वो केसेस चले जाएंगे, वो प्रेवलेंस रेट में नहीं आएंगे ना, और या फिर डेथ की वजह से वो इस प्रेवलेंस में से निकल जाए। मतलब प्रेवलेंस में एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ द डिजीज के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट है, प्रेवलेंस और इंसिडेंस। अब
प्रेवलेंस की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉइंट प्रेवलेंस और एक होती है पीरियड प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए, यानी कि एक डे में कितनी प्रेवलेंस है वो हम मालूम करेंगे, बेशक वो आज अभी अभी आया हो पर्सन या कल से एडमिटेड हो उस डिजीज के लिए, वो उस टाइम के पॉइंट प्रेवलेंस में इंक्लूड हो जाएगा। पीरियड प्रेवलेंस किसी टाइम पीरियड के लिए होती है, यानी कि एक मंथ की या 1 ईयर की प्रेवलेंस हम देख लेंगे 2020 में कितनी प्रेवलेंस रही थी स्पेसिफिक डिजीज की, कोविड की देख लें जैसे, तो या सीजनल हम एवेल्युएशन कर सकते हैं, उसको पीरियड प्रेवलेंस बोलते हैं। मेन क्रक्स जो है ना इस कॉन्सेप्ट का जो मैं आपको क्यों बता रही हूँ वो ये है कि प्रेवलेंस और इंसिडेंस उनका डिफरेंस मेन है। टाइप्स ऑफ प्रेवलेंस आप फिर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन मेन आपको क्या आना चाहिए, इंसिडेंस और प्रेवलेंस का डिफरेंस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके स्टडी डिजाइन जो है ना उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। मैंने आपको कहा कि प्रेवलेंस जो होती है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम मालूम कर सकते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग कितनी है, हमारे यहाँ कितने % बच्चे इससे बीमार होते हैं। जो इंसिडेंस होती है ना वो थोड़ी सी समझ लो हम ज़्यादा बेटर चीज़ कंसिडर करते हैं, और वो सिर्फ उन स्टडी डिज़ाइन के अंदर ही पॉसिबल होती है निकालनी जो ज़रा हायर किस्म की स्टडीज़ कहलाती है। ठीक है, अब ये इसमें एक ग्राफ की फॉर्म में हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ देखो ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लिखे हुए हैं और यहाँ पे बताया हुआ है कि डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ एन इलनेस कितनी थी। ये जो प्लस साइन है ये डेथ को डिनोट कर रहा है और जो ये अपवर्ड एरो है ना ये इसके रिकवरी को डिनोट कर रहा है। अगर हम इस एक डेट की बात करें कि इस दिन कितने लोग बीमार थे तो हम क्या कहेंगे, इनको गिन लेंगे, एक बंदा है, 2 3 4 5 6, ठीक है, बेशक वो पहले से बीमार चलता आ रहा था या इस डेट को एग्जैक्टली हुआ। प्रेवलेंस, और वो भी पॉइंट प्रेवलेंस, यानी कि इस एक डेट को इतने लोग बीमार थे, यानी कि 6 आउट ऑफ 10, ऐसे ही है ना। अगर हम पीरियड प्रेवलेंस देखना चाहें तो इससे इस टाइम पीरियड के दौरान में कितने लोग बीमार रहे हैं, उसमें हम फिर वो लोग भी इंक्लूड करेंगे जो इस पीरियड के दरमियान में बीमार हुए, और वो लोग भी इंक्लूड करेंगे जिनकी डेथ हो गई इस पीरियड के दरमियान में ना। पीरियड प्रेवलेंस जो है ना वो इसमें ये सब लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग इंक्लूड हो जाएंगे, समझ आ रही है, इस टाइम पीरियड के दौरान। पॉइंट प्रेवलेंस एक पॉइंट को कहते हैं और पीरियड प्रेवलेंस किसी टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। ठीक है, इंसिडेंस हम इससे तब निकाल सकते हैं जब हमें एक कोई पॉइंट पे एग्जैक्टली उसी दिन डायग्नोसिस हो रहा हो। जैसे अगर हम कहें कि हॉस्पिटल है उसके रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा कि न्यू केसेस आज इस डिजीज के कितने रिपोर्ट हुए हैं, उन न्यू केसेस को इंसिडेंस बोलते हैं। और अगर हम उनके रिकॉर्ड में से जाके देखें कि आज जो है एडमिटेड कितने लोग हैं इस डिजीज के लिए, बेशक वो पहले से एडमिटेड थे या अभी अभी हुए हैं, वो सब प्रेवलेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। सो प्रेवलेंस की वैल्यू जरा ज्यादा होती है, इंसिडेंस की वैल्यू कम होती है, वैल्यू इन द सेंस के मतलब नंबर्स, समझ आ रही। इंसिडेंस जो है ना वो शो करता है कि ये डिजीज कितनी तेजी से फैल रही है। अगर इंसिडेंस रेट्स हाई होंगे तो इसका मतलब है इसका इस डिजीज का स्प्रेड ज्यादा है। इंसिडेंस मतलब ज्यादा तेजी से लोग बीमार हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं ना। मैम इस ग्राफ में जब हम प्रेवलेंस निकालेंगे तो ये जो क्योर हो गए हैं, आई मीन ये जो डेथ है प्लस का साइन जो है हम लोग इसको भी काउंट करेंगे। अगर आपकी पीरियड प्रेवलेंस है ना, यानी कि इससे इस टाइम पीरियड के दौरान, तो फिर हम उनको इंक्लूड करेंगे इस बंदे को, इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान ये कभी ना कभी बीमार रहा है, प्रेवलेंस में ये इंक्लूड होगा। और पीरियड प्रेवलेंस यानी एक ही दफा डेटा तो नहीं लेंगे हम मल्टीपल टाइम्स उस हॉस्पिटल को विजिट करना पड़ेगा, तो पहले दूसरे तीसरे विजिट के दौरान तो इसका नाम आएगा ही। ठीक है, इंसिडेंस जो है वो न्यू केसेस को डिनोट कर रही है, और जो प्रेवलेंस होती है ना वो ये डिनोट कर रही है ये डिजीज कितनी देर तक रहती है। जितनी देर तक कोई डिजीज क्रॉनिक होती है तो उनकी प्रेवलेंस फिर ऑब्वियसली ज्यादा होती जाएगी। फर्टिलिटी अगर किसी डिजीज की ज्यादा होती है, मीनिंग के जल्दी मतलब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है ना किसी डिजीज का, तो फिर वो करंट केसेस उसके हमारे पास कम मिलते हैं, उसकी फिर इंसिडेंस हम देखते हैं ज्यादा प्रेफरेबली। सही है। अच्छा, अब
ये सब बताने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि इंसिडेंट्स निकालने वाली जो आपकी स्टडी डिज़ाइन है ना, उनको हम प्रेफर करते हैं। कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो आपके ऑब्जर्वेशनल में से सबसे ऊपर हमने कंसिडर की थी, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन या इंटरवेंशनल डिज़ाइन, इन दोनों में इंसिडेंट्स मालूम हो सकती है। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ तीनों स्टडी डिज़ाइंस का, उसके बाद आगे बात समझनी ईजी हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करते हैं कि आपका जो एक्सपोजर एंड आउटकम वेरिएबल है ना, वो एक ही पॉइंट इन टाइम में इकट्ठे हम लोगों से फिल करवा लेते हैं क्वेश्चन है, उसमें दोनों का डेटा आ जाता है, ठीक है। और डिजीज भी ऑलरेडी हो चुकी होती है और एक्सपोजर भी ऑलरेडी हो चुका होता है। सेकेंड जो डिज़ाइन था केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, उसमें हम स्टार्ट कर रहे थे डिजीज़ के साथ, यानी कि केसेस यस एंड केसेस नो, डिजीज़ यस और डिजीज़ नो। और फिर हम देख रहे थे कि उनका एक्सपोजर कितना है, एक्सपोजर पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। और फिर उनको 4 हिस्सों में तकसीम करके हम लोगों ने वो एक टेबल बना लिया था, 2x2 टेबल, और उसकी एनालिसिस हम, ठीक है। डिजीज उस केस में भी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब जो तीसरी जो कोहॉर्ट डिज़ाइन है ना, वो फॉलो अप स्टडी डिज़ाइन होता है, यानी उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेल्दी पीपल, सम ऑफ देम आर एक्सपोज्ड एंड सम ऑफ देम आर नॉट एक्सपोज्ड, एक्सपोजर से स्टार्ट होता है, और हम उनको फॉलो करते हैं टिल द टाइम कि वो आउटकम डेवलप कर लें, या जितना भी हमारा टाइम पीरियड है स्टडी का, उस तक हम उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कितने लोगों ने वो डिजीज डेवलप किया, आउटकम डेवलप किया। सो कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन की टाइम पे हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि इस डिजीज की इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंस मतलब कि न्यू केस हमारे सामने अराइज होगा उसमें। जो क्रॉस सेक्शनल और केस कंट्रोल है उसमें डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, इस वजह से हम टेम्पोरल रिलेशनशिप भी नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली। हमें नहीं पता होता कि इफेक्ट पहले आया था या कॉज पहले आया था ना। लेकिन कोहॉर्ट में चूंकि लोग हेल्दी हैं, एक्सपोजर ही पहले था और डिजीज हमारे सामने डेवलप होती है, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि डिजीज बाद में है। एक उसमें हम इंसिडेंट्स मालूम कर सकते हैं और एक हमारा इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइन है, इनके अंदर भी हम इंसिडेंट्स मालूम कर सकते हैं। इसको हमने चूंकि आज पढ़ना है, मैं इसलिए ब्रीफ आउट नहीं कर रही। इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती हैं, उनका मेन डेफिनेशन है कि आपका जो इन्वेस्टिगेटर है ना, उसके कंट्रोल के अंदर है कि वो कौन सी इंटरवेंशन देना चाहते हैं। रैट मॉडल्स पे भी होती हैं एक्सपेरिमेंट्स, एनिमल मॉडल्स पे यानी कि होती हैं, और एनिमल्स पे करना इसलिए ज़्यादा फीजिबल रहता है क्योंकि ह्यूमंस पे कंडक्ट करने के कुछ एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं कि कंप्लायंस नहीं होती ह्यूमन बींग्स को। अगर आप ये कहो कि आपने ये हर्ब जो है वो रोज़ाना खानी है, तो ह्यूमन बींग्स की डाइट्स जो हैं वो वैसे भी मुख्तलिफ हो सकती है एक दूसरे से। तो हम ये कोई आउटकम स्टडी करने के लिए ना उसको बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जो एनिमल मॉडल्स होते हैं उनमें हम एग्जैक्टली डोजेज और वो सब चीज़ें रेगुलेट कर सकते हैं, और उनकी अदर एक्टिविटीज़ या दूसरे जो वेरिएबल्स अफेक्ट कर सकते थे आउटकम को, उनको हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एनिमल मॉडल्स के बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स भी किए जाती हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी तक हम उस वक्त जाते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट तक परफॉर्म करते हैं जब हमें बाकी स्टडी डिज़ाइन से कोई ना कोई एविडेंस मालूम हो रही। ये नहीं है कि हमने पहली दफ़ा किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान में लिंक फाइंड आउट करना है तो उसके ऊपर हम इंटरवेंशनल डिज़ाइन करें। ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, आपको लोगों का कंसेंट चाहिए कि वो आपको जो है ना, आप वो जो भी इंटरवेंशन आप देना चाह रहे हैं वो लें भी, कंप्लाई भी करें उससे, और फिर बार बार फॉलो अप पे भी आए। ये भी फॉलो अप स्टडी डिज़ाइन है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमने हायरार्की ऑफ एविडेंस बनाई थी उसके अंदर वो जो कलरफुल सा सर्कल सर्कल्स नहीं थे, उनके अंदर सबसे नीचे हमने जितने भी डिज़ाइन पढ़े उनमें से क्रॉस सेक्शनल आता था, उससे ऊपर केस कंट्रोल, उसके ऊपर कोहॉर्ट, और उसके ऊपर आपके एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर हमने मेटा एनालिसिस किया था। जो सबसे नीचे है उसकी प्लेटफॉर्म भी बड़ा है, उसका उसका प्लेटफॉर्म बड़ा होने का जो वो इस चीज़ को डिनोट करता है कि वो ज़्यादा कंडक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी जो है ना कंडक्ट, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं इस वजह से एक्सपेरिमेंट्स कम अमाउंट में या कम नंबर में किए जाते हैं,
और एक्चुअली हमें फर्स्ट स्टेप ये नहीं होना चाहिए हमारे पास, जब तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है किसी और मेथोडोलॉजी से कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान में लिंक है, तब तक हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते डायरेक्टली। हम लोगों ने दो तरह के इंटरवेंशनल डिज़ाइन आज देखने हैं। एक आपका ट्रू एक्सपेरिमेंट कहलाता है और इसको हम RCT भी बोलते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और एक होता है क्वाज़ा एक्सपेरिमेंट और इसको हम फॉल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एक ट्रू और एक फॉल्स, क्वाज़ाई का मतलब भी फॉल्स होता है। इंटरवेंशनल, इन दोनों के अंदर मेन क्रक्स ये है, ऑब्जर्वेशनल से आपने इनको सेपरेट रखना है। ऑब्जर्वेशनल में हम लोगों ने कुछ नहीं करना था, जो जैसे हो रहा है हम उनका डेटा कलेक्ट करके हम रिपोर्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। जो इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइन होती हैं इनके अंदर आपने खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है और लोगों को इंटरवेंशन देनी होती है, और फिर आप उसका बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखते हो या एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के दरमियान में आप डिफरेंसेस देखते हो। सबसे पहले हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के अंदर तीन मेन टर्म्स हैं, रैंडमाइज्ड, कंट्रोल्स एंड ट्रायल्स। रैंडमाइज्ड का क्या मतलब है, कंट्रोल का क्या मतलब है, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके बगैर ट्रू एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं। जो ट्रायल्स तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स, ये दो जो वर्ड्स है ना, ये जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तो तब तक वो RCT नहीं कहला सकता, और उसको फिर हम क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अगर इनमें से कोई एक मिसिंग बोल दो। रैंडमाइजेशन का क्या मतलब होता है, इसको रैंडम एलोकेशन भी बोलते हैं, या रैंडम एलोकेशन भी बोलते हैं। रैंडम एलोकेशन का मतलब ये है कि आपने जिस वक्त, देखो, आपने पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन से आपने सैंपल ले लिया जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है कि वो इंटरवेंशन ग्रुप में जाएंगे या कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। अब ये किस बेसिस पे हम करेंगे कि वो इंटरवेंशन ग्रुप में जाएंगे या कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे। अगर हमने 50 लोगों का सैंपल सेलेक्ट किया था, एलिजिबल थे वो हमारी स्टडी के लिए, उनमें से 25 करने थे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रिसर्चर अपनी मर्जी से 25 विलिंग पीपल को इसमें डाल दे और 25 विलिंग पीपल को इसमें डाल दे। ये बाइसेस इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि प्रॉबेबली जो विलिंग पीपल होंगे वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो शायद वैसे ही डिफरेंट आ रहे हैं आने में, ठीक है। ये जो रैंडमाइजेशन है, इसका मतलब ये है कि आप जो एलोकेशन कर रहे हो इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द कंट्रोल ग्रुप, दैट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। मतलब हम उन 50 लोगों के नाम हम पर्चियों में डाल के लिख लेंगे और फिर उसके बाद उनमें से जो फर्स्ट 25 लिखेंगी रैंडमली, वो आपके इंटरवेंशन में चली जाएंगी और बाकी 25 उसमें चली जाएंगी कंट्रोल में। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम उन सब के नाम लिख लें और उनको नंबरिंग दे दें और इवन नंबर वाले लोगों को इंटरवेंशन में डाल दें, यानी कि सिस्टमैटिक रहना चाहते हैं ये कर सकते हैं, यानी कि रैंडम टेक्निक कोई अप्लाई करनी है आपने टू एलोकेट दैट पर्सन टू एनी ऑफ द ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप और द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये ना रिसर्चर का डिसीजन होना चाहिए अपना, और ना ही तो वॉलंटियर्स का या जो सैंपल है उनका भी अपना डिसीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ के बगैर रैंडमाइजेशन जो है ना, सॉरी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वो इनकम्प्लीट होते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके अंदर वो था वर्ड RCT, रैंडमाइज्ड हमने कर लिया। कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल का मतलब है कि इसके अंदर एक कंपैरिजन ग्रुप होना लाजमी है, यानी कि अगर एक इंटरवेंशनल ग्रुप है ना, तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसको इंटरवेंशन ना मिले, उसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। अगर वो कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता ना, तो फिर भी RCT कंप्लीट नहीं होता, उस केस में भी आप क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट ही कहलाता है वो, ठीक है। अब मैं वापस ऊपर जा रही हूँ और इसको एक सीक्वेंस से हम देखते जाते हैं, और जहाँ जो चीज़ हमने पहले कवर कर दी उसको मैं स्किप कर दूँ। स्टेप्स ऑफ RCT क्या होंगे, सबसे पहले हमें एक प्रोटोकॉल डिफाइन करना होता है, यानी कि हम लोगों ने क्या इंटरवेंशन, हम लोग सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमने सैम्पलिंग कैसे करनी है। इस प्रोटोकॉल में यानी कि पूरी मेथोडोलॉजी डिफाइन होती है, और एक्चुअली RCTs की प्रोटोकॉल्स के आर्टिकल्स ना वैसे खाली भी पब्लिश होते हैं, तो खाली मेथोडोलॉजी जो होती है ना उसको भी पब्लिश किया जाता है। प्रोटोकॉल में आप एग्जैक्टली डिफाइन करते हो कितने लोग लेंगे, उनको क्या इंटरवेंशन देनी है, उसकी डोसेज क्या होगी, उसके कितनी देर के लिए देना है उनको,
फिर आउटकम मैयर कैसे करना है, आउटकम अगर आपका नॉलेज है तो वो कौन से क्वेश्चन पे टेस्ट होगा, आउटकम अगर आपका हेल्थ है, हेल्थ का कोई पैरामीटर है तो वो आपने क्लिनिकली ऑब्जर्व करना है या बायोकेमिकली ऑब्जर्व करना है। ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल की फॉर्म में डिफाइन होगी कि आपका एक्सपोजर और आउटकम वेरिएबल मैयर कैसे होते हैं। ठीक है, इंटरवेंशन की एक्सप्लेनेशन भी आप दोगे। जब प्रोटोकॉल डिफाइन हो जाता है फिर उसके बाद हम पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने किससे सैंपल ड्रॉ करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सैम्पलिंग जो है वो पहले की जाती है और रैंडमाइजेशन जो है वो बाद का स्टेप है। आपने उस फ्लो चार्ट में भी देखा कि सैम्पलिंग पहले करते हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, 50 लोग हैं, अब उनको एलोकेट कैसे करना है दोनों ग्रुप्स में, वो रैंडमाइजेशन कहलाती है। रैंडमाइजेशन इज नॉट समथिंग कि आप जो सैम्पलिंग से पहले कर लें, एलिजिबल पीपल की रैंडम एलोकेशन की जाती है। ठीक है, हम लोगों ने सैंपल सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने रैंडमाइजेशन की इनटू द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। फिर उसके बाद हमने इंटरवेंशन करनी है। इंटरवेंशन को मैनिपुलेशन भी कहते हैं, ये मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ उसको। फिर उसके बाद हम उनको फॉलो अप करेंगे जितने भी टाइम पीरियड के लिए जो हमने प्रोटोकॉल में लिखा, और फिर देखेंगे कितने लोगों ने डिजीज डेवलप की और नहीं की, आउटकम डेवलप किया या नहीं किया। और फिर हम लोग असेसमेंट करेंगे आउटकम की कि असेसमेंट यानी ये भी हमने प्रोटोकॉल में डिफाइन किया होगा कि आउटकम को हमने कैसे असेस करना है, क्वेश्चन पे करना है या क्लिनिकली करना है, जो भी हमारा आउटकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस जो है ना वो कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन की तरह ही करते हैं। इसके अंदर इंसिडेंस रेट्स और रिलेटिव रिस्क निकालते हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी निकाल सकते हैं। ये आपके ना कोहॉर्ट डिजाइन के चैप्टर के अंदर ये तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ये कैसे निकलते हैं। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इंसिडेंस रेट का मतलब होता है द न्यू केसेस ऑफ डिजीज विच आर अराइजिंग इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और इन द कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, हम ये दोनों निकाल लेते हैं इंसिडेंस रेट्स आरसीटी के लिए। Relative risk का मतलब होता है what is the relative risk of developing a disease in the exposed group versus the non-exposed group। यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वर्स एक्सपोज्ड ग्रुप वही होगा ना जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप होगा जो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा ना। तो हम लोगों ने दोनों का कंपैरिजन करना होता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज के हवाले से, आउटकम डेवलप हुआ या नहीं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब होता है कि हाउ मच ऑफ द रिस्क of the disease is attributable or is because of the exposure। एक्सपोजर की वजह से, उस एक्सपोजर के ऊपर हम कितना इल्जाम लगा सकते हैं इस डिजीज के डेवलप होने का, एट्रीब्यूशन उसको कहते हैं। आप ये तीनों आप वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग ने कर लिए हैं कोहॉर्ट डिजाइन के, आप लोग देखोगे ना वीडियो तो उसके अंदर ही हमने किए हुए डिस्कस कि कैलकुलेट कैसे होते हैं। इसलिए मैं ये आज जो है ना इसमें इस वाले लेक्चर के अंदर ये इंक्लूड नहीं की मैंने। अच्छा जी, प्रोटोकॉल हो मैंने तो पिछली स्लाइड पे ही सारा कुछ बता दिया। चलें एक एक करके हम स्लाइड को गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोटोकॉल जो होता है वो हमने स्ट्रिक्टली डिफाइन किया हुआ होता है, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन लोग सैंपल में आ सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने बताना है कि कितने लोग इन्वॉल्व करने हैं, कितने सेंटर्स से, मतलब कि लाहौर से डिफरेंट रीजन से आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, उन सब से आपने इक्वल इक्वल नंबर ऑफ पीपल लेने हैं क्या, जो भी आपकी मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली हम लोगों ने वो डिफाइन करनी होती है। और आप ये बताओगे कि हम लोग एरर को रिड्यूस करने के लिए या बाइसेस को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करते हैं ब्लाइंडिंग के कॉन्सेप्ट में। पहले प्रोटोकॉल डिफाइन करने के बाद छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट रन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हम इसको बड़े लेवल पे करेंगे तो क्या फ्लॉज आ सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन अगर हमने दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को समझ आ जाती है वो लोगों को, या फिजिबिलिटी है इसको कंडक्ट करने की ऑन लार्ज स्केल, ये ना हो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता हो या लोग विलिंग ना हो इसके लिए आने के लिए, तो हम छोटे स्केल पे ये पहले टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट रन इसका कर लेते हैं, पायलट टेस्टिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको ज़रा थोड़े से बड़े स्केल पे या जितना हमारा रिक्वायर्ड सैंपल होता है उसके ऊपर कंडक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप देख लो कि हमने अगर मोरिंगा पाउडर देना है टू द डायबिटिक्स टू सी कि उनके ब्लड शुगर लेवल के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, तो हमारे जो एलिजिबल लोग होंगे वो डायबिटिक्स होंगे, और वो भी हम डिफाइन करने हैं कितने अरसे के डायबिटिक्स हैं और किस लेवल की उनकी डायबिटीज़ है, कि वो बस
दवा लेते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट है, कौन से हैं, एज ग्रुप हो सकती है, कोमोर्बिडिटीज हो सकती है, एलिजिबिलिटी हम डिफाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनमें से अगर 50 लोगों का सैंपल टोटल लेना था तो हम पहले 10 लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई लोग मोरिंगा खाते भी हैं कि नहीं, कंप्लाई कर लेंगे, या हमें अगर वो पानी में डाल के नहीं पी रहे लोग, यानी कि उसका कावा बना के नहीं पी रहे, उनको जायका अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो हम कहेंगे कि यानी ये प्रोटोकॉल इतना फीजिबल नहीं है, तो हम इसको कैप्सूल्स की फॉर्म में अपनी मेन स्टडी के अंदर ना कैप्सूल्स की फॉर्म में दे देते हैं, वो ज़्यादा फीजिबल रहेगा। यानी इस तरह की चीज़ें चेक करने के लिए हम छोटे स्केल पे इसको रन करके देख लेते हैं। और हम अपने पायलट स्टडी के रिजल्ट्स जो है ना वो भी मेन एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बाकी 50 लोग हों वो उन 10 पीपल के अलावा हो, हम उन 10 पीपल को ओरिजिनल स्टडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं बाद में। फिर आपकी पॉपुलेशन सिलेक्ट होती है, यानी कि आपके सैंपल सिलेक्ट होते हैं जिसके अंदर आपकी टारगेट पॉपुलेशन जो है, रेफरेंस और टारगेट पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आप जिसके ऊपर अपने रिजल्ट अप्लाई करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसमें से सैम्पलिंग कर लेते हो और देखते हो कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और इसमें ना वॉलंटियर वर्क ज़्यादा फिजिबल रहता है, उन लोगों को सिलेक्ट करना जो किसी न किसी तरह मिलेंगे, उनसे कंसेंट पहले ले लेते हैं हम ताकि ये ना हो कि वो फॉलो अप पे आई ही ना। अच्छा, आपके जो टारगेट पॉपुलेशन है ना उसके अंदर हम लोग ऐसे फैक्टर्स जो आपकी स्टडी को कंफाउंड कर सकते हैं ना उनके लिए हम लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं, लाइक एज है, जैसे भी मैंने कहा कि डायबिटीज़ के लिए आपने पहले से सिलेक्ट क्राइटेरिया रखा होगा कि एज ग्रुप हम लोगों ने, या आपका कोमॉर्बिडिटीज़ का डेटा है, उसके अंदर हमारे स्टडी में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनके अंदर ये पॉइंट्स हों, या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर हम बिल्कुल अगर बहुत ही स्कैटर्ड किस्म के लोग ले लेंगे ना तो उनके सही तरह नहीं हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सैम्पलिंग है ना पॉपुलेशन से सैंपल लेना, आइडियली आपके आरसीटी के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है, एक है पॉपुलेशन से सैंपल लेना और सैंपल को रैंडम एलोकेट करना, ठीक है। पॉपुलेशन से सैंपल लेना भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हो या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, या मतलब हमने पूरी पॉपुलेशन डायबिटिक लोगों की और ऐसे लोग जो इतने सालों से डायबिटिक हैं उनमें से कैसे सिलेक्ट करना है लोगों को, वो भी अगर आपके पास रैंडम चांस हो ना कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर सको, आपके पास हॉस्पिटल रिकॉर्ड है पूरा, उन लोगों के नाम की लिस्ट है, तो उनमें से यानी कि अगर 1000 लोग हैं उनमें से 50 को इसे सिलेक्ट करने हैं तो वो भी रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू किया जाए तो बेटर होता है। ये वाली सैम्पलिंग टेक्निक तो किसी भी स्टडी डिजाइन में हम लोग बेटर ही कंसिडर करते हैं, बेशक वो क्रॉस सेक्शनल हो या बेशक वो केस कंट्रोल हो या दूसरी आपकी क्या कोहॉर्ट हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की मतलब बजाय ज़्यादा बेटर कंसिडर होती है, तो इसमें भी सेम केस है कि रेफरेंस पॉपुलेशन से अगर आपने चूज़ करने हैं पार्टिसिपेंट्स उनको हम रैंडमली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद मतलब ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जो रैंडम एलोकेशन है ना इनटू द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर स्टडी, उसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा। आपके पॉपुलेशन जो होती है या सैंपल जो होता है उनके पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्म कंसेंट देते हैं, रिटन फॉर्म में आमतौर पे लिखा जाता है, और आपकी जो पब्लिकेशन होती है उसके अंदर भी ये बताते हैं कि एथिकल कंसिडरेशंस कौन कौन सी रखी थी आपने, उन लोगों को बताया था कि आपको अगर जैसे कोविड की वैक्सीनेशन के लिए पहले वॉलंटियर्स को रखा गया था और उनसे कहा गया था कि आप कंसेंट दें हमें कि हम लोग आपको ये अनटेस्टेड वैक्सीन लगाने लगे हैं तो इससे कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ना, तो आप हमें कंसेंट दे दें कि आप विलिंगली कर रहे हैं पार्टिसिपेट इस तरह से ना, और इवन पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे भी देते हैं वो इस तरह की चीज़ें टेस्ट करने के लिए कि ताकि बिगर लेवल के ऊपर ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो सके। तो
उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेना और कोई भी कॉम्पनसेशन अगर उनको दी गई है लोगों को एक्सपेरिमेंट में आने के लिए, वो भी हम मेंशन करते हैं। वो बंदा जो हम एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन में या जो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर शामिल हो रहा है, सैंपल में आ रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, और ये तब इंश्योर हो सकता है जब हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू उनको सैंपल किया हुआ है। क्वालिफाइड एंड एलिजिबल फॉर द एक्सपेरिमेंट, यानी कि ससेप्टेबल टू द डिजीज अंडर स्टडी। ससेप्टेबल मतलब है कि वो एट रिस्क होना जरूरी है उस पर्सन का, ये ना कि हम ऐसे लोगों को ले लें जिनके अंदर वो डिजीज डेवलप ही नहीं हो सकती, या ओवेरियन कैंसर के लिए हम कर रहे हैं और हम मेल्स को ले रहे हैं तो वो तो फिर एलिजिबल ही नहीं है ना उसके लिए, कि ससेप्टेबल होना जरूरी है, वरना तो हम एक्सपेरिमेंट करते करते बहुत थक जाएंगे और वो डिजीज आउटकम तक नहीं पहुंचेगा। हम कहेंगे कि जी कोई डिजीज इसका लिंक ही नहीं होता, हालांकि हमारी स्टडी पॉपुलेशन गलत सिलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद हम रैंडमाइजेशन करते हैं। जब हम सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, जिस वजह से ये रैंडमाइजेशन रिपीट हो रहा है। रैंडमाइजेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर लोगों को स्टडी ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है थ्रू रैंडम एलोकेशन या रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर। और इसके थ्रू हम ये कहते हैं कि अगर आपके जो दोनों ग्रुप्स हैं, इन स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, इनके अंदर कोई डिफरेंस है ना आ रहा, तो वो प्योरली बाय चांस है। हम लोगों ने जानबूझ के कोई डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया इसके अंदर, सही है ना। और हम ये कहते हैं कि हमारी तरफ से ये दोनों कंपेरेबल हैं, और अगर इनमें कोई डिफरेंस है भी ना तो वो प्रोबेबिलिटी की बेस पे है। हम लोगों ने जानबूझ के ऐसे लोगों को कंट्रोल ग्रुप में नहीं रखा जो बिल्कुल विलिंग नहीं थे, और जो उन लोगों को एक स्टडी ग्रुप में रख दिया जो विलिंग थे, ऐसे नहीं हमने किया। समझ आई? अच्छा, मैचिंग और रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग केस कंट्रोल पढ़ोगे तो मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ना मेनली इन दोनों का मकसद एक ही होता है कि आपकी बायस रिड्यूस हो जाए और आपके जो दोनों ग्रुप्स हैं वो कंपेरेबल हो। असल में बात यह है कि कुछ बच्चे ना केस कंट्रोल के कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप के कंट्रोल को आपस में कंफ्यूज करते हैं। इनमें डिफरेंस होता है। केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन के अंदर केस का मतलब होता है कि इसके अंदर डिजीज है, और कंट्रोल का मतलब होता है कि उसके अंदर डिजीज नहीं है। आपके जो और ये केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन है। आपके ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये एक दूसरे से मैच्ड होने चाहिए, यानी कि अदर देन द डिजीज, डिजीज पॉजिटिव और डिजीज नेगेटिव होने के अलावा और डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में ये जो वर्ड है ना कंट्रोल का, इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर दिया जा रहा है और ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर या इंटरवेंशन नहीं दिया जा रहा। इंटरवेंशन दी जा रही है, इंटरवेंशन नहीं दी जा रही, ये बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसमें डिजीज पॉजिटिव है और डिजीज नेगेटिव है, इसमें एक्सपोजर पॉजिटिव और एक्सपोजर नेगेटिव है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ना, ठीक है। सो मैचिंग के अंदर भी हमने दोनों ग्रुप्स को मैच करना होता है, और रैंडमाइजेशन का मकसद भी यही है कि कंपेरेबल ग्रुप्स हो, दोनों मैच्ड ग्रुप्स हों। लेकिन इसका और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और ये दो डिफरेंट डिजाइन्स में यूज होते हैं, ठीक है। चलो, रैंडमाइजेशन ये हार्ट ऑफ कंट्रोल ट्रायल्स है, यानी कि ट्रायल्स जिसके बगैर कंप्लीट नहीं होते रैंडम एलोकेशन के बगैर। और ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनी कंफाउंडर्स वुड बी रैंडमली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू ग्रुप्स कौन से? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ये हमने कहा कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि किसी कंफाउंडर की वजह से आपके एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान में लिंक आ रहा है, तो वो जो कंफाउंडर्स है ना, इक्वल चांसेस है कि वो कंफाउंडर्स वाला बंदा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता या कंट्रोल ग्रुप में होता, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम लोगों ने जानबूझ के उस बंदे को उधर नहीं इंक्लूड किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करूं और आपकी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आधी क्लास को लेक्चर पढ़ाऊँ और फिर देखूँ कि इनके जो है ना नॉलेज कितना इंक्रीज होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन के वजह से, और आधे बच्चों को ना पढ़ाऊँ। अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाना है यानी इंटरवेंशन देनी है, उनका उसमें मैं उन लोगों को इन्वॉल्व करूँ जो बहुत रेगुलरली आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में।
और जो कंट्रोल ग्रुप हो ना, जिनको मैंने नहीं बताना, वो बच्चे हों जो बैक पे बैठते हैं और वो कभी कभी आते हैं क्लास में और जल्दी चले जाते हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इसमें मसला क्या हो जाएगा कि मेरे इंटरवेंशन की और आउटकम यानी कि जो नॉलेज है उसके दरम्यान में लिंक तो आ जाएगा कि मेरी इंटरवेंशन के साथ नॉलेज लिंक है, बिकॉज जिन लोगों को इंटरवेंशन दी उनका नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन उस नॉलेज ज़्यादा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी इंटरवेंशन नहीं है या मेरा लेक्चर देना नहीं है, बल्कि ये है कि वो बच्चे खुद भी लायक है ना। वो बच्चे जो मैंने ग्रुप में रखे थे ना वो लायक थे ऑलरेडी, और जो कंट्रोल ग्रुप में रखे थे वो उस तरह से लायक नहीं थे या उनका ऑलरेडी नॉलेज ही कम हो सकता है। तो ये बायस इंट्रोड्यूस हो जाती है। सो आइडियली मुझे ये करना चाहिए था, अगर मैंने आरसीटी करना था तो मैं सब बच्चों के नाम लिखती और उनमें से रैंडमली एलोकेट करती। इक्वल चांसेस होते हैं कि आपके जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें भी लायक और नालायक दोनों बच्चे मिक्स हो किया जाए, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी दोनों मिक्स हो के जाए, ठीक है ना। कंपेयर्ड लाइक कैन बी कंपेयर्ड विद द लाइक, यानी कि दोनों ग्रुप्स कंपेरेबल हों, इसलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं। और सिलेक्शन बाइसेस के अंदर नहीं होती, यानी कि द इन्वेस्टिगेटर हैज नो कंट्रोल इन सिलेक्टिंग द पीपल इनटू कंट्रोल ग्रुप और द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक दो दफ़ा दोबारा बताई है ये बात पीछे, कि सैंपल करने के बाद एलिजिबल पीपल की रैंडमाइजेशन करते हैं, ठीक है। रैंडमाइजेशन पहले नहीं आपने करनी, और क्वालिफाइड फॉर पीपल हैव गिवन कंसेंट, और ये नहीं ये ना हो कि आपने जब उनको रैंडमली एलोकेट कर दिया तो फिर उसके बाद उनमें से कोई लोग छोड़ के चले जाएं आपकी स्टडी को। आपने इन्फॉर्म कंसेंट उनसे पहले लेना है कि आप सबको हम एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करें, और फिर उनको एलोकेट करना कि वो किस ग्रुप में फॉल करेगा, वो सब आपके एक सैंपल का पार्ट है। बेशक वो कंट्रोल ग्रुप में ही ना हो, वो आपके सैंपल का पार्ट है, उनको आपने अब जाने नहीं देना। आप वो एलिजिबल है आपकी स्टडी के लिए और वो आपकी स्टडी के अंदर यानी कि इंक्लूड होंगे। फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है स्ट्रेटिफिकेशन का। स्ट्रेटिफाई करने का मतलब होता है कि आपने सब ग्रुप एनालिसिस करना है, यानी कि आपका एक ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप और एक ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आपने ना आपके ना उन ग्रुप्स के अंदर थोड़ी सी हेट्रोजेनिटी है, यानी कि आपके जेंडर की बेस पे या एज की बेस पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम दोनों ग्रुप्स के जो 25 पीपल थे ना उनमें से देख लें कि चिल्ड्रन कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं, और उनको सेपरेट करके एनालिसिस रन करें और देखें कि आपके चिल्ड्रन के ऊपर इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट आता है और एडल्ट्स के ऊपर क्या आता है। इसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी कि आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो उनको सब ग्रुप्स में, और फिर जो है ना आप देखते हो कि उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। नहीं, ये बिगर स्केल पे ही हम कर रहे हैं, और ये तब करेंगे, देखो स्ट्रेटिफिकेशन पता कब करते हैं, सैंपल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने रैंडम एलोकेशन कर दी, उसके बाद उन ग्रुप्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स बनाए, उसको स्ट्रेटिफिकेशन। फिर जी उसके बाद हमारे पास इंटरवेंशन आ जाएगी। हम लोगों ने एलोकेशन कर दी उनकी, अब इंटरवेंशन किस चीज़ की, इंडिपेंडेंट फैक्टर की या एक्सपोजर की करते हैं हम। वो जैसे मोरिंगा पाउडर देना था, हम लोगों ने देखना था मोरिंगा का डायबिटीज पे इफेक्ट, सो मोरिंगा इज द एक्सपोजर। उसकी हम मैनिपुलेशन करेंगे, उसकी डोज डिफाइन करेंगे और एक ग्रुप को देंगे, एक ग्रुप को नहीं देंगे, या एक ग्रुप को दे दिया और दूसरे ग्रुप को कुछ और दे दिया। मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं आपके, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 2 और कंट्रोल ग्रुप 2 के साथ ही कंपैरिजन। हमने एक को मलिका दे दिया, एक को एलोवेरा दे दिया, एक को खाली कैप्सूल दे दिया, प्लेसिबो दे दिया।
अब ये इसकी डेफिनेशन है इस मैनिपुलेशन की या इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन का मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट और एक्सपोजर वेरिएबल। इसका मतलब है कि हम जानबूझ के अप्लाई कर रहे हैं, मीनिंग कि हम मोरिंगा दे रहे हैं। विड्रॉल का मतलब होता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स में आप ऐसी चीज करते हो जिसमें वो विड्रॉ कर लिया जाता है, या जो जिस चीज का एक्सपोजर है उसको खत्म कर दिया जाए। लाइक अगर लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो स्मोकिंग विड्रॉ कर दी जाए, ठीक है। और फिर देखा जाए कि डिजीज के आउटकम पे क्या फर्क पड़ता है। रिडक्शन ऑफ ससेप्टेबल कॉजल फैक्टर, ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ ससेप्टेबल कॉजल फैक्टर, यानी कि हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इस वजह से इसको मैनिपुलेशन का नाम दिया है। मतलब हम उसकी अमाउंट, डोसेज, उसका टाइम पीरियड रिड्यूस या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ जा सकती है ये एक्सपेरिमेंट में। और इस मैनिपुलेशन की वजह से हम इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन बोल रहे हैं, यानी कि वी आर डेलिबरेटली डूइंग दिस थिंग। आपके जो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन थे उनके अंदर डेलिबरेटली हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर उसमें हमने मोरिंगा और डायबिटीज का लिंक फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे लोगों को चूज करेंगे जो मोरिंगा पाउडर ले ऑलरेडी लेते हैं खुद, ठीक है। या हम कोहॉर्ट डिजाइन के अंदर हम ऐसे करेंगे कि एक्सपोजर के से स्टार्ट करके आउटकम तक जाए। या हम लोगों ने अगर क्रॉस सेक्शनल करना है तो हम दोनों चीज़ों के बारे में डेटा इकट्ठा कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने % डायबिटिक लोग जो है वो मोरिंगा लेंगे। अगर आपने केस कंट्रोल लेना है तो हम डायबिटीज से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड्स पूछेंगे हमसे कि आपने कभी मोरिंगा पाउडर लिया या नहीं लिया। फिर उसके बाद जी हमने फॉलो अप करना है, और ये फॉलो अप कब तक करना है, या तो जब तक आपकी डिजीज ना डेवलप हो जाए या आउटकम ना डेवलप हो जाए, या आपने जो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है उस टाइम तक हमने करना होता है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि ऐसी डिजीज जो देर बाद डेवलप होती हैं, या कुछ डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसके बाद वो क्लिनिकली क्लियर होती हैं, उनका फॉलो अप उसी हिसाब से उतने डेज का होना चाहिए। यानी हम ये नहीं कर सकते कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और विद इन अ वीक आपने कंक्लूड कर दिया कि इससे फायदा नहीं होता इस इंटरवेंशन से, जबकि उससे जो फायदा होना था वो होना ही 1 महीने बाद था। आपका फॉलो अप का जो लेंथ है ना वो डिपेंड करती है उस एक्शन ऑफ द आपने अगर मोरिंगा पाउडर देना हो तो उसकी आपकी बॉडी के ऊपर कब इफेक्ट्स, यानी बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स क्या है उसके पीछे जिनकी वजह से इफेक्ट होना है, उनको आप जहन में रखते हुए फॉलो अप देखते हो कितने नंबर है। और ये हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं। फॉलो अप किसका करना है, फॉलो अप आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी होगा और कंट्रोल ग्रुप का भी होगा, ठीक है। इंटरवेंशन हम लोगों ने पीछे दी, ठीक है, और फॉलो अप हमने लोगों को किया टू टिल सम टाइम, और फिर उसके बाद देखना है हमारे पास कितने आउटकम डेवलप हुए इन द कंट्रोल ग्रुप एंड कितने आउटकम्स डेवलप हुए इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एट्रीशन का मतलब ये होता है कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं अपनी स्टडी, लॉस टू फॉलो अप को एट्रीशन कहते हैं। अगर आपका फॉलो बहुत लंबा है तो फिर ज़्यादा चांसेस है एट्रीशन हो जाए, वरना छोटी स्टडीज में भी एट्रीशन हो जाती है। लाइक अगर आपने 50 लोगों से स्टार्ट किया था तो 45 दोबारा आए आपके सेशन में फॉलो अप पे। आपने एक दफ़ा उनकी शुगर लेवल चेक करके वापस भेज दिया और उनसे कहा कि 1 हफ्ता और आपने मोरिंगा खाना है, फिर उन्होंने आपको दोबारा आके रिपोर्ट करना था तो उस टाइम पे दोबारा जो आए वो 5 कम आए, इसको एट्रीशन कहते हैं, लॉस टू फॉलो अप। और हम इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लाइक अगर 50 में से 5 चले जाते हैं तो इसका मतलब होता है 10% एट्रीशन रेट है, परसेंटेज में हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एट्रीशन हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपकी जो स्टार्ट का सैंपल हो ना वो इतना एनफ हो कि अगर एट्रीशन हो भी जाए, अगर लॉस टू फॉलो अप हो भी जाए तो हमारे पास बहुत कम लोग ना रह जाए। हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह के लिए मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड होता है ना कुछ, तो ये ना हो कि हमारा एंड पे जिनका आउटकम चेक हो रहा हो लास्ट टाइम पे वो इतने कम लोग रह जाएं कि हम लोग टेस्ट ही कोई ना अप्लाई कर सके, फिर हमारे एक्सपेरिमेंट का फायदा नहीं होगा कोई। और एट्रीशन से बचाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी देते हैं। बेशक वो कुछ एक्सपेरिमेंट में मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को कि
वो पार्टिसिपेट करते रहें, कुछ कुछ और दिया जाता है, जैसे सप्लीमेंट दे देते हैं बच्चों के लिए या कुछ इस तरह करके। फिर उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं, आउटकम की असेसमेंट करते हैं, और आउटकम जो है उसकी असेसमेंट मैयर किस चीज़ से मैयर करना है हम लोगों ने, वो हमने प्रोटोकॉल में ऑलरेडी डिफाइन किया होता है। और ये असेसमेंट जो है आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कंट्रोल ग्रुप वालों को ऐसे से निकाल दो और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनकी असेसमेंट बहुत अच्छे से करो। बेशक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए या नेगेटिव रिजल्ट्स आए, आपने उनकी असेसमेंट सही तरह करनी होती है। और ये असेसमेंट्स हमें इंडिकेट करती हैं कि डिजीज़ की इंसिडेंस, आउटकम की इंसिडेंस क्या है, क्योंकि वो उस टाइम पे हमारे सामने डेवलप हो रही है। सही है ना? और यही वजह है कि ये इंसिडेंस मालूम कर सकता है, और इसमें और कोहॉर्ट डिज़ाइन जो है ना, दोनों में हम इंसिडेंस रेट्स मालूम कर सकते हैं, मीनिंग के न्यू केसेस कितने राइज हो रहे थे उस बिजनेस के। और हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर था वो पहले आ रहा था, और चूंकि ये बंदा पहले बीमार नहीं था और बाद में बीमार हुआ, इसका मतलब है एक्सपोजर पहले था और डिजीज बाद में थी। टेम्पोरल रिलेशनशिप हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जी 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हैं। बायसेस कुछ इंट्रोड्यूस हो सकती हैं कैसे? अगर हम लोगों ने लोगों को ये बता दिया कि आपको हम कंट्रोल ग्रुप में डाल रहे हैं और आपको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल रहे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में बनता है, या तो वो हॉथॉर्न इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हो जाए, या उसके माइंडसेट ऐसा चेंज हो जाए। इवन माइंडसेट के साथ ही आपके कुछ आउटकम्स रिलेट करते हैं ना, स्पेशली ओपिनियंस वाले या आपके नॉलेज वाले। आप स्ट्रेस में चले जाओ, आप आउटकम सही तरह डेवलप ना करो। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वेरिएशन, मतलब कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसको पता है कि मुझे मोरिंगा पाउडर दिया जा रहा है, तो हो सकता है वो अपनी बाकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर ले, और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके डायबिटीज के ऊपर जो भी फर्क आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, या स्ट्रेस लेवल उसका हाई हो जाए। ऑब्जर्वर बाइस जो होती है, इसका मतलब होता है कि आपका जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता है कि, अच्छा इसमें एक एग्जांपल ये भी देखते हैं कि जैसे फूड साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपने कुकीज़ बनाई हैं डिफरेंट, और एक में आपने ओट्स का आटा यूज़ किया था, एक में व्हीट का आटा यूज़ किया, एक में आपने सूजी यूज़ की फॉर एग्जाम्पल, और आपने लोगों को एक एक पैनल से आपने पूछना है कि इनमें से कौन सा अच्छा है, ज़्यादा फ्लेवर किसका अच्छा है, टेक्सचर किसका अच्छा है, सेंसिटिव एवेल्यूएशन करानी है। तो अगर उसके ऊपर आपने लिख ही दिया होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सब्जेक्ट वेरिएशन आ सकती है, यानी कि जो उसको टेस्ट कर रहा है ना, उसकी बायसनेस इंक्लूड हो जाएगी कि उसको अगर ओट पसंद नहीं है ना, तो वो उसके ऊपर कह देगा कि नहीं। अगर आपने उसके ऊपर कोड लगाया हुआ है, 1 2 3 कोड लगाया हुआ है, और आपको पता है कि इसका मतलब क्या है लेकिन उसको नहीं पता, तो फिर चांसेस हैं कि वो अनबायस्ड ओपिनियन देगा। ऑब्जर्वर बायस का मतलब होता है कि वो जो कोड्स आपने लगाए हुए ना, आप उसकी वजह से अपने फेशियल एक्सप्रेशन जब उसको पेश कर रहे हैं, आपको पता है कि ये गंदे वाला होगा, आपने उसको कुछ ना कुछ हिंट दे दी है, ठीक है। या आपने जब डेटा ले रहे हैं ना, अगर किसी और चीज़ के बारे में, तो आप ज़्यादा इन डेप्थ डेटा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से ले रहे हैं और कम इन डेप्थ डेटा कंट्रोल ग्रुप से ले रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप को आप जल्दी कह रहे हो कि जाए, बस मतलब हमें इनसे इतना इन डेप्थ लेने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने एक्सपेरिमेंटल वाले से वो चीज़ निकलवा कर ही होनी है जो हमें चाहिए, तो इस केस में ऑब्जर्वर बाइस आ जाती है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जर्व कर रहा है या डेटा कलेक्ट कर रहा है ना, उसको भी नहीं पता होना चाहिए कि कौन किस ग्रुप में है, ताकि वो सबके साथ इक्वली ट्रीट करे। फिर उसके बाद एक और बाइस आ सकती है तीसरे लेवल पे, उसमें इन्वेस्टिगेटर या जो एनालिस्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट है, वो बायसनेस इंट्रोड्यूस कर सकता है। लाइक अगर उसको लिंक नहीं ना आ रहा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान में, तो उस टेस्ट को वो डबल दफ़ा रन करे और कहे कि हाँ इसको मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ मुझे। और जो कंट्रोल ग्रुप है ना, उसका नहीं आया तो उसने शुक्र किया कि अच्छा ये नहीं आया ना, तो उस केस में भी वाइस इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो जो थर्ड लेवल की हम इसमें कर सकते हैं ना चीज़ें, वो ये है कि इस बाइस को भी कम कर दें, और इन्वेस्टिगेटर को भी मैं बताएं, हम सारी चीज़ें कोडिंग के ऊपर बेस्ड रखें, और एक रिसर्च सुपरवाइजर को सिर्फ पता हो कि इस कोड नंबर 1 का क्या मतलब है और कोड नंबर 2 का क्या मतलब है, यानी कि जिस पर्सन के साथ ये लिखा हुआ है तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में या 2 वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में।
इसी चीज को कम करने के लिए ये टर्म्स यूज होती हैं, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग। सिंगल ब्लाइंडिंग में जो पार्टिसिपेंट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसको नहीं पता होता कि वो कौन से ग्रुप में, कंट्रोल में कि एक्सपेरिमेंटल में। डबल ब्लाइंडेड ट्रायल में ये है कि पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता होता और जो रिसर्चर, जो डेटा कलेक्टर है उसको भी नहीं पता होता। और जो ट्रिपल ब्लाइंडेड है उसके अंदर पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वर एंड इन्वेस्टिगेटर और एनालिस्ट जो है उन तीनों को ही नहीं पता होता। और ये सब वही वाली बायसेस को रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसको एक दफा देख लीजिए, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है, यानी कि ये फ्यूचर में जा रहा है। यहाँ पे आपने रैंडमाइजेशन की, ये मैंने आपको पहले बता दिया। रैंडमाइजेशन करने के बाद ना आप यहाँ पे प्री टेस्ट भी परफॉर्म करते हो। प्री टेस्ट का मतलब होता है कि आपने प्री टेस्ट का मतलब होता है कि बिफोर द इंटरवेंशन आपने देखना है कि क्या वैल्यूज रही हैं। जैसे इसमें तो खैर फ्लू के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमारे वही डायबिटीज का है, सही है, उसमें हम लोगों के यहाँ पे इंटरवेंशन में आना था मोरिंगा, और यहाँ पे आना था कि खाली कैप्सूल भी दे सकते हैं, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। और ये प्लेसिबो इसीलिए दिया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट है ना, ये जो पार्टिसिपेंट है, उसको ये ना लगे कि मुझे तो कोई इंटरवेंशन नहीं दी जा रही। उसको साइकोलॉजिकली हम सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको भी इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसको कुछ और दे सकते हैं, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। और ये सब्जेक्ट वेरिएशन सिंगल ब्लाइंडेड एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है। रैंडमाइजेशन के बाद यहाँ पे अगर हम प्री टेस्ट करते हैं, मीनिंग किस चीज़ का प्री टेस्ट, आपके आउटकम मेजर का, आपके डायबिटीज के लिए जो शुगर लेवल हमें चेक करना है उसका हम लोग पहले प्री टेस्ट करेंगे। शुगर लेवल पहले चेक कर लिया दोनों ग्रुप्स का, और फिर उसके बाद इनको एक को इंटरवेंशन दे दी, यानी मोरिंगा पाउडर दे दिया फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम, और फिर इनको हमने प्लेसिबो खाली कैप्सूल्स दे दिए, या उस कैप्सूल में कुछ और था, कोई विटामिन की कैप्सूल है जो भी हम लोगों ने दे दिया। और फिर आफ्टर आर प्रोटोकॉल टाइम, जितना भी हमने टाइम रखना था, हम लोगों ने इनको पोस्ट टेस्ट कर लिया फॉर द शुगर लेवल। ठीक है, अब इसमें ना हम दो तरह की इवेल्युएशंस कर सकते हैं। एक होती है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इवेल्युएशन, यानी कि प्री टेस्ट पहले और बाद की हम लोगों ने एनालिसिस करना है आपके। हम अगर हमारा हाइपोथेसिस जा रहे हैं ना कि ये एक्सपोजर और ये आउटकम एक दूसरे से लिंक्ड है, तो उस केस में आपका जो प्री टेस्ट होगा और पोस्ट टेस्ट होगा इंटरवेंशनल ग्रुप का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए, और आपके जो कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है उसका डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर तो उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा तो इसका मतलब है इस इंटरवेंशन का फायदा नहीं हुआ, वैसे ही इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है ना। इसको बोलते हैं विद इन ग्रुप एनालिसिस। विद इन ग्रुप का मतलब है कि आपने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में जो डिफरेंसेस देखनी है ना, उसके अंदर एक ही ग्रुप, यानी विद इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड विद इन द कंट्रोल ग्रुप कितना डिफरेंस आ रहा है, और उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, और ये डिफरेंसेस जो है ना, ये आपके टी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं, जैसे पेयर टी टेस्ट कर लिया, और देखते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में या नहीं। वही पी वैल्यू वाली बात जो हम लोगों ने पहले भी की थी कि अगर लेस देन 0.05 आ रही है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, दूसरी तरह जो कंपैरिजन होता है उसके अंदर हम ये करते हैं कि ये ग्रुप है इंटरवेंशन ग्रुप और ये है आपका कंट्रोल ग्रुप, इन दोनों का प्री टेस्ट हुआ हुआ है। प्री विद प्री हम अगर कंपेयर करें ना, प्री विद प्री, तो बेसलाइन बोलते हैं विदाउट इंटरवेंशन, इसके ऊपर प्री टेस्ट में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए असूलन, क्योंकि हमने वो एक ही सैंपल से रैंडमाइजेशन किया और अभी इंटरवेंशन नहीं दी, तो उन लोगों के दरमियान में बेस लाइन पे डिफरेंसेस कम होने चाहिए। और जब हम इंटरवेंशन कर चुकेंगे तो पोस्ट विद पोस्ट जब हम कंपेयर करेंगे ना, उसमें डिफरेंसेस आने चाहिए। हम फिर भी मतलब ये दोनों वेज से हम प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरवेंशन है या जो आपका ये क्या कहते हैं एक्सपोजर है, वो आपके आउटकम को अफेक्ट करता है। सही है ना, यानी कि हम अगर प्री टेस्ट कर रहे हैं
और इसमें लेस डिफरेंसेस आ रहे हैं जी चाहिए, और पोस्ट करेंगे तो फिर इसमें ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए, ऐसे ही है, सही है। और ये भी ऑब्वियसली हम डिफरेंस तभी देखेंगे जब हमें पी वैल्यू का एग्जैक्टली पता होगा। ये सब चीजें करने से हमें ये फायदा हासिल होगा कि प्री एंड प्री हम लेस डिफरेंस देखा, इसका मतलब है ऑलरेडी उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं था, और आफ्टर इंटरवेंशन उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ गया है। इसका मतलब है ये जो डिफरेंस आया है इसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स दैट इंटरवेंशन। और इस सब को, ये जो सेकंड पे लिखा है ना, इसको बोलते हैं बिटवीन ग्रुप एनालिसिस। वो विद इन ग्रुप था और ये बिटवीन ग्रुप कहलाता है, ठीक है जी। आगे सेम है, आगे हम जितने लोगों को आउटकम डेवलप हुआ आउट ऑफ द इंटरवेंशन ग्रुप एंड जिन लोगों को डेवलप नहीं हुआ आउट ऑफ द इंटरवेंशन ग्रुप उनको लिख लेंगे, और फिर जिन लोगों को कंट्रोल ग्रुप में से डेवलप हुआ, जिन लोगों को कंट्रोल ग्रुप में से नहीं डेवलप हुआ उन सबको लिख लेंगे। चार ग्रुप्स बन जाते हैं, और आपको वही 2x2 टेबल जो पीछे हमने क्रॉस सेक्शन में किया, कोहॉर्ट और बस उनके एनालिसिस आगे से जो रन करने हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर जो एनालिसिस रन होगा वो आपका कोहॉर्ट स्टडी वाला होगा। इंसिडेंस रेट्स हम मालूम कर लेंगे, रिलेटिव रिस्क मालूम कर लेंगे, एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकाल लेंगे, ठीक है। आरसीटीज की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में, वो ये है कि एक तो ये कि कॉजेलिटी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दिए रैंडमाइजेशन के थ्रू स्पेशली, और दूसरा ये कि टेम्पोरल रिलेशनशिप इसके अंदर बेस्ट हम कर सकते हैं ना इस्टेब्लिश। ब्लाइंडिंग के थ्रू हम बायसेस को डिक्रीज कर सकते हैं, ये हमने पीछे किया कि कौन कौन सी बायसेस सिंगल डबल एंड ट्रिपल में रिड्यूस हो जाएंगी। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है कि ये एक्सपेंसिव है, कंप्लायंस रेट्स लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में कंप्लायंस का बड़ा मसला आ जाता है कि लोग नहीं खा के आए और वो आपने कोई सप्लीमेंट दिया हुआ था फॉर एग्जांपल, तो वो वैसे ही घर छोड़ के आ गए हैं या उन्होंने फेल दिया है उसको, ठीक है। सिलेक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। इसका मतलब यह है कि हम विलिंग पीपल को ही ले सकते हैं, ऐसे नहीं हम जनरल पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे तो कंडक्ट कर सकते हैं पर एक्सपेरिमेंट नहीं। एथिकल इश्यूज का मतलब है कि आपके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जिनके अंदर इंटरवेंशन जो है वो अनएथिकल होगी। यानी कि हम अगर किसी को हम देखना चाहते हैं कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर का कितना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, तो हम जानबूझ के किसी बंदे को ये नहीं कह सकते कि आप स्मोकिंग करें और फिर हम देखेंगे कि लंग कैंसर। तो उस केसेस में फिर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस को प्रेफर करते हैं जब आपकी जो एक्सपोजर है ना या जिस जो इंटरवेंशन है वो नुकसानदेह हो, यानी वो लोगों के लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, तो तब हम फिर आरसीटीज नहीं परफॉर्म कर सकते। सही है, यहाँ तक क्लियर है। ये आरसीटीज का जो मेन चीज़ें थी ना वो हमने कवर कर लिया। आगे बिल्कुल ब्रीफ सा मैं आपको बताती हूँ कि नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल कौन से होते हैं। एक हमने किया कि रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप, दीज आर द टू थिंग्स जो आरसीटी के लिए नेसेसरी है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है ना तो हम उसको आरसीटी नहीं बोल सकते, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल बोलते हैं या हम उसको क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और ड्यू टू एथिकल रीजंस भी और जो है ना कोई भी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हम नॉन रैंडमाइज ट्रायल कर रहे हैं। मसला यही है कि जब रैंडमाइजेशन नहीं की तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जो हमारे कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं उनके अंदर अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो एग्जैक्टली बाय चांस है या बिकॉज ऑफ आर बायस है। हम लोगों ने उनको जानबूझ के एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में जो डाला है ना, इस वजह से स्पीरियस रिजल्ट्स हाई आ सकते हैं। यानी कि एज कम्पेयर टू आरसीटी नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स जो है ना उससे ज़रा लो लेवल के कंसिडर होते हैं, मतलब लेकिन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस जो हैं स्टडी डिज़ाइन उनसे फिर भी ये हायर ही कंसिडर होते हैं क्योंकि इसमें हम एक्सपोजर खुद दे रहे हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी कि जिनमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है, सिंगल ग्रुप स्टडी है यानी कि एक ही ग्रुप है और उसका प्री और पोस्ट हम कर रहे हैं टेस्ट। इसके अंदर
कौन सा नहीं कर सकते इसमें, बिटवीन ग्रुप, दो ग्रुप्स के दरमियान में कंपैरिजन नहीं कर सकते, विद इन अ ग्रुप कर सकते हैं, मतलब प्री और पोस्ट। आप देखो जब हम कंट्रोल ग्रुप भी साथ रख रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक सेकेंड वे से एक हमें ऑथेंटिकेशन मिल रही होती है कि ये वाकई इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हुआ है। क्योंकि कंट्रोल ग्रुप में इस तरह के रिजल्ट्स नहीं आए जो हमारे में आए ना इंटरवेंशनल ग्रुप में। लेकिन जब कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होता, वो फिर नॉन रैंडमाइज पे चले जाते हैं। फिर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताती हूँ क्या होता है। बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन स्टडी, ये भी अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स के अंदर ही आ जाएगा, यानी कि सिंगल ग्रुप स्टडी। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स को आप कर लो एक्सप्लेन। उसमें यह है कि जैसे अगर ऐसे ग्रुप्स हैं, हम लोगों ने अगर ये स्टडी करना है कि कहीं पे सैलाब आ गया है और हम ये देखना चाहते हैं कि या चलो कोविड देख लो, कोविड आया है और इससे पहले इकोनॉमी की क्या हालात थे और उसके बाद इकोनॉमी की क्या हालात है, तो हम लोगों ने खुद जानबूझ के वो कोविड नहीं फैलाया। वो कोविड फैला हुआ था, यानी इंटरवेंशन जिसको हम कह रहे हैं ना, वो हुई हुई थी, वो खुद ही हुई थी, वो नेचुरल है। और जो हम लोगों ने आउटकम मेजर्स किए ना, वो बिफोर के पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड से कर लिया और अब कर लिए। इस तरह की चीज़ों को नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इसमें हम जो जानबूझ के इंटरवेंशन नहीं ना कर सकते, उसमें हम नेचुरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। और उस ये कॉजाई एक्सपेरिमेंट की एक टाइप है। विदाउट कंट्रोल ग्रुप की एक एग्जांपल है जो जेम्स लिन ने किया था। इसने 3-4 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया था और स्कर्वी को देखने के लिए ना, कि किसी को लेमन्स दे दिए, किसी को ऑरेंजेस, किसी को आवर्स, किसी को कुछ कुछ कुछ। लेकिन इसने ऐसे बंदा कोई नहीं रखा था जिसको कुछ भी ना दिया हो, क्योंकि उस केस में कुछ देना ज़्यादा एथिकल था एज कम्पेयर टू किसी पर्सन को सफ़र होने के लिए छोड़ देना ना। तो ये विदाउट कंट्रोल ग्रुप आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स, और मल्टीपल आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हो सकते हैं। मतलब आप इवन हम ऐसे भी करते हैं ना कि डोजेज एडजस्ट कर लेते हैं। मोरिंगा की हम कर रहे थे, उसके अंदर देखो एक बंदे को एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नंबर 1, उसमें हम 1/2 टीस्पून दे रहे हैं रोजाना। दूसरे है ग्रुप, उसके अंदर हम 1/4 टीस्पून दे रहे हैं रोजाना। ठीक है, लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायबिटिक लोगों के वो सिमिलर ही रहेंगे, लेकिन हम लोग उसकी डोजेज एडजस्ट करके या टाइमलाइन एडजस्ट करके कि कितनी देर तक के लिए देना है, या फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके कि वीकली देना है या डेली देना है, हम एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट कर सकते हैं। आपके फूड साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी में भी मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। लाइक आपने अभी जैसे ओट्स और एग्जांपल देखी, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि आपका जो ये है, कोई आपने ब्रेड बनानी है और आप ये चाहते हो कि बेस्ट कैसे बनेगी, तो उसके अंदर आपने ग्लूटेन फ्री आटा यूज करना है। आप उसकी परसेंटेज डिफाइन कर लेते हो कि 90% ग्लूटेन फ्री आटा है और 10% हमारा आम व्हीट का आटा है। फिर दूसरा ग्रुप हो सकता है इसमें 80% पे वो चला जाए, 20% पे वो चला जाए। मल्टीपल ग्रुप्स आप करके एक्सपेरिमेंट, और फिर उसमें से बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस ना। समझ आ रही बात की? यानी इस तरह से हम मल्टीपल ग्रुप्स कर सकते हैं विदाउट एनी कंट्रोल ग्रुप। और कई दफा हम कंट्रोल ग्रुप भी रख सकते हैं, लाइक अगर होल व्हीट की अगर हमारे पास ब्रेड है तो वो कंट्रोल ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थोड़े से, यानी कि ये वैसे तो हम एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस या एनिमल्स पे ट्रायल्स, लेकिन आप इसको फूड साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमारा फूड फील्ड में आता है। अच्छा, विद कंट्रोल ग्रुप, नेचुरल कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे पास अगर एक फिनोमेना का सिमिलर बिल्कुल सेम नहीं ना है। कंट्रोल ग्रुप में क्या करें, अच्छा चलो एक जगह पे आपके कोई एक नेचुरल डिजास्टर है और उसके बिफोर एंड आफ्टर हमने देखी है, तो कंट्रोल ग्रुप में उन लोगों को हम इंक्लूड कर सकते हैं जिनमें स्पेसिफिकली वो वाला डिजास्टर नहीं आया, लेकिन शायद कोई और आया हो, लेकिन वो बिल्कुल फ्री ऑफ डिजास्टर नहीं है। फिर भी उस तरह के लोगों को नेचुरल कंट्रोल, इसकी इतनी डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसका मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉजाए कब करती हैं और इसका मतलब मेनली क्या होता है। बिटवीन और विद इन ग्रुप कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया। बिटवीन ग्रुप का मतलब होता है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल के दरमियान में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अगर ज्यादा भी है ना, एक्सपेरिमेंटल 1 एक्सपेरिमेंटल 2, उनका आपस में भी हम करते हैं कंपैरिजन।
और मल्टीपल टाइम्स हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि जितने फॉलोअप्स हैं हमारे, आउटकम हमारे पास अगर ऐसे है कि हमने वीकली स्टडी करना है कि किस तरह इम्प्रूव हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट के हम ग्राफ्स बनाते जाएंगे, तो हम ये करेंगे कि आपका जो ग्रुप है उसका प्री टेस्ट 1, फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, सॉरी प्री टेस्ट तो एक ही होगा, पोस्ट टेस्ट 1, फिर पोस्ट टेस्ट 2 पे क्या है, पोस्ट टेस्ट 3 पे क्या है, पोस्ट टेस्ट 4 पे क्या है, हम सब का ग्राफ बना लेंगे। मतलब विद इन ग्रुप कंपैरिजन मल्टीपल टाइम्स हम कर सकते हैं जितने भी हमारे फॉलोअप्स हैं प्रोटोकॉल में। बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन भी मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, हम बिटवीन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर सकते हैं, बिटवीन एक्सपेरिमेंटल 1 एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप कर सकते हैं, बिटवीन एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, यानी कि सबका कंट्रोल से कंपैरिजन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इसके बारे में।